भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो कि सीधे आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पत्रकार की हत्या पर जानकारी देंगे। तो फिर वहीं हमारे साथ बस्ती से सतीश श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे जो कि रेप पीड़िता के इंसाफ को लेकर के प्रशासन की लीपापोती की पोल खोलेंगे। इसके साथ ही गाजियाबाद से हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी विधायक पति के खिलाफ हुई एफआईआर पर जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर के बलिया के फेफना में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। अब सोमवार देर शाम को हुई इस घटना से पूरे जिले के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया है और पुलिस ने मृतक पत्रकार के पड़ोस में रहने वाले उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे कुछ पहले ही एक जमीन को लेकर के पत्रकार रतन सिंह का विवाद हुआ था। यही नहीं, दबंगों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस अधिकारियों का इस पर यह भी कहना है कि पत्रकार की हत्या जमीनी रंजिश में हुई है और उसमें पत्रकारिता से जुड़ा कोई कारण नहीं है। उधर सीएम योगी ने मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो पत्रकार रतन सिंह की हत्या में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। पुलिस ये कह रही है कि ये जमीन विवाद है, उसमें मर्डर हुआ है। सीएम की तरफ से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के पत्रकार रतन की हत्या के बाद जो सियासत है वो शुरू भी हो गई है। और अब रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पूरे हत्या के बाद जिस तरीके से एक तो राजनीति अपनी तरफ है, दूसरा हम लोगों ने आज ये भी देखा कि पत्रकार भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, विरोध भी हुआ है, अपनी मांग को भी रखा गया है, साथ ही साथ 1 करोड़ की मुआवजे की मांग को कहते हुए नेशनल हाईवे 31 तक को जाम किया गया है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देख पा रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल अब इस मामले को लेकर जहां पत्रकारों में रोष था, उसके अलावा विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को इस बुरे मामले पे घेरता हुआ नजर आया। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 3 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे काम किए गए हैं। हालांकि ज़रूर है कि पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए तमाम कई बार दावे भी किए गए और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ कोई भी अभद्रता या कोई भी उनके साथ अगर मारपीट या कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर पुलिस सख्त से कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों के साथ में अगर उसी के बीच में अगर पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, उन पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्योंकि आखिर बदमाशों में उसका खौफ क्यों नहीं है? कैसे पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों पर हमले होते हैं, उनको धमकी दी जाती है, उन पर गोली चलाई जाती है। हालांकि जरूर है कि अभी इस ताजा मामले को लेकर सरकार जरूर सख्त नजर आ रही है, पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं होती है, कैसे इनमें इतनी हिम्मत आती है कि वो पत्रकारों पर हमले करते हैं। क्योंकि भले ही कोई भी उसके पीछे वजह हो और क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जिस तरह की पत्रकार की हत्या हुई थी उसको लेकर भी लगातार बात की गई थी, पुलिस को जानकारी दी गई थी, पुलिस की बड़ी लापरवाही उसमें उजागर हुई थी। उसके बाद अगर अभी ये ताज़ा मामला जो ये बलिया का निकल कर आया है जिसमें इस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है, जरूर है कि पत्रकारों को कोरोना काल में किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की तरह लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से संघर्ष के बीच जान को जोखिम में डाल काम किया जा रहा है। इसी बीच अगर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं पत्रकारों के साथ होती है, तमाम सारे सवाल उठते हैं, पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और सरकार की जो दावे हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि जरूर है कि इस मामले का अब सरकार ने संज्ञान लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब आने वाले दिनों लेकिन रवि, 3 महीने में अगर आप देखें, तो अगर पिछले 3 महीने को देखें और जो ट्वीट भी प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है बाकायदा तारीख के साथ, तो 3 महीने के अंदर तीसरी पत्रकार की हत्या है। गाजियाबाद की घटना का चूंकि आपने जिक्र किया तो उसमें भी कमोबेश कुछ इसी तरीके की जो स्थिति है या जो थ्योरी है वो पुलिस ने कही थी कि आपसी रंजिश या कोई विवाद था। इस विषय में भी यही कहा जा रहा है कि कोई विवाद था, इस वजह से पत्रकार की हत्या हुई है। पत्रकारिता का कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिस वजह से हत्या कर दी गई हो, लेकिन हत्या तो हुई है। अब इस तरीके के स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं खासतौर से प्रशासन की तरफ से, इसको क्या समझा जाए? क्या ये माना जाए कि लीपापोती करने का भी कहीं काम होता है? क्योंकि जवाब देने जैसा जैसा कुछ बचा नहीं है प्रशासन के पास।
चलिए रवि के पास हम दोबारा वापस जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद सियासत तेज है और इस कड़ी में मृतक परिजनों से मिलने के लिए बलिया जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रायबरेली में गिरफ्तार किया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि सलोन पुलिस ने पहले उनको जाने से रोका और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जब नहीं माने तो फिर बलिया जाने के लिए पुलिस के अधिकारियों से वो जिद करने लगे। इसके बाद पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को रायबरेली के समसपुर पश्चिम बिहार में गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके लाई। उधर गिरफ्तारी की सूचना पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा गेस्ट हाउस के बाहर भी देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के अजय लल्लू एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं और वजह यही कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे पीड़ित पत्रकार के परिजनों के साथ और ऐसे में उनको गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार करके उनको गेस्ट हाउस भी लाया गया जहां पर रखा गया है। और अजय कुमार लल्लू का यह कहना है कि जिस तरीके की स्थितियां प्रदेश के अंदर बन रही हैं, पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो भी सुरक्षित नहीं है और ऐसे में मुझे उनके परिजनों के साथ भी मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, जबरन मुझे गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है। इसको लेकर के भी आपत्ति जता रहे थे अजय कुमार लल्लू। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो तीसरी पत्रकार की हत्या है। वजह इसके पीछे भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये बात बहुत गौर करने वाली है कि एक के बाद एक पत्रकारों की हत्या सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के जरूर खड़े करती है। आखिर अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं कि वो पत्रकारों को इतनी आसानी से निशाना बना लेते हैं और उसके बाद जब ये सारा मामला संज्ञान में आता है मीडिया के तो उसके बाद कार्रवाई की भी बात कही जाती है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर आगे कुछ बहुत ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आता है। आने से बहुत दूर नहीं था जब रतन सिंह जी जो सहारा के एक सशक्त लोकप्रिय पत्रकार थे, उनको पहले दौड़ाया गया। जब शरण लेने के लिए वो प्रधान के घर में गए तो वहां घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। कहां है उत्तर प्रदेश में राम राज तो छोड़िए पुलिस का शासन। देश के चौथे स्तंभ के इतने वरिष्ठ निर्भीक पत्रकार की जिस निर्ममता से हत्या की गई है, लगता है अब पुलिस का खौफ अपराधियों के ऊपर से उठ गया है। देखिए ना, पहले भाई की हत्या हुई तो कम से कम पुलिस को सजग और सचेत होना चाहिए था। उसके बाद इस हमारे एक निर्भीक पत्रकार की हत्या होती है। मैं मांग करता हूं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, 1 करोड़ का मुआवजा उनके परिवारजनों को दिया जाए। इस घटना के बारे में पूर्व में ही पुलिस को सूचना थी। ये 1 साल पहले भी ये घटना हो चुकी थी जिसकी पुनरावृत्ति इस दर्दनाक तरीके से हुई, पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है समाज का और जिस तरह से उस चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे पत्रकार साथियों पे जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और उसके साथ साथ उससे बड़ी दुख की बात यह है कि जब भी कभी कोई पत्रकार अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता है, जहां एक तरफ सरकार को उसको मजबूती देनी चाहिए, उसके संघर्ष को सहयोग करना चाहिए, वहीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा। तो बहरहाल एक और हत्या के बाद आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो भी अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम अन्य पार्टियों की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब बातचीत करते हैं, अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में आपके पास अपडेट क्या है, और दूसरा ये कि जो एक नई थ्योरी सामने आ रही है जिसमें पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो हत्या हुई है वो आपसी विवाद या किसी रंजिश के चलते हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है और आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हम आपको बता दें कि जो पत्रकार था वो काफ़ी बोल्ड और निर्भीक किस्म का पत्रकार था और सच्चाई पे ही हमेशा काम करता था। और जब उसको अचानक उसको कुछ लोगों ने बुलाया, वो चला गया वहाँ पे, ये नहीं जानता था कि वहाँ पे कब उसके ऊपर घात लगाए हुए लोग हैं। और जब वहाँ जाता है तो लाठी डंडे से पहले वार किया जाता है, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। ये पूरी दिल दहलाने वाली घटना थी। उसकी आंखों पे गोली मारी गई है, उसके सिर पे गोली मारी गई है, तमाम तरह के दुर्दशा दी गई है उस पत्रकार के साथ। नहीं अमित, लेकिन थोड़ा सा और इस विषय को अपडेट करें और बताएं, चूंकि आप तो उसी जगह पर मौजूद हैं और जाहिर बात है जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पत्रकार के बारे में, जानकारी आपके पास क्या है? क्योंकि अगर ये कहा जाए तो हत्या हुई है, ये कैसे हुई, ये जांच का विषय है और होनी नहीं चाहिए हत्या किसी की भी प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल है,
लेकिन तीसरे महीने लगातार आप देखिए, पिछले महीने में भी 2 महीने पीछे जो बीते उसमें भी 2 हत्याएं हो चुकी पत्रकार की। ये तीसरा महीना, इसमें भी एक और पत्रकार जो हमारे बीच में नहीं रहे। ये जो थ्योरी बार बार कही जाती है कि आपसी रंजिश या विवाद, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है किस तरीके की कोई स्थितियां थी और उसके चलते भी क्या इस तरीके की जो हत्या है वो की जा सकती है? और अगर ऐसी भी हत्या हुई है तो उसको लेकर के जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर के परिजनों का क्या कहना है, इसको भी थोड़ा सा अपडेट करिए अमित। चलिए, अमित हमारे साथ संपर्क उनका टूट चुका है। तो हालांकि वाकई में जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं पत्रकारों की हो रही हैं, उसको लेकर के कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार रतन सिंह की हत्या पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। 19 जून को उन्होंने लिखा है कि श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या होती है। ये प्रियंका गांधी के ट्वीट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। 20 जुलाई को प्रियंका गांधी ने एक तारीख दी जिसमें उन्होंने बताया कि विक्रम जोशी की हत्या होती है 24 अगस्त, यानी कि श्री रतन सिंह की हत्या। और प्रियंका गांधी ने फिर यह लिखा कि पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर हुई हैं। सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के रवैया निंदनीय है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है कि एक तो कानून व्यवस्था, दूसरा हत्या अगर हो रही है तो आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बातचीत करेंगे एक बार फिर से। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 3 महीने के अंदर ये तीसरी पत्रकार की हत्या है। तो सवाल यह है कि हत्या कैसे हो जा रही है, दूसरा ये कि इससे पहले के भी जो 2 केसेस हुए उसमें जो जांच है वो कहां तक पहुंची, और क्या ये माना जाए कि अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है? जिस कानून व्यवस्था का हवाला बार बार विपक्ष दे रहा है, क्या वाकई में वो बिगड़ती हुई आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रही है? शायद यही वजह है कि एक के बाद एक अब पत्रकार भी निशाने पर है। देखिए, अगर वारदात की बात करें, जो घटनाएं हो रही हैं पत्रकारों के साथ में, वो भले ही उनकी वजह कुछ भी हो उसके पीछे, लेकिन हत्या पत्रकार की हो रही है, ये तो सही है। अगर बात करें तो अगर गाजियाबाद के पत्रकार की बात करें तो उसके परिवार में लड़की से छेड़खानी की शिकायत होती है, जिसके बाद उससे मार पिटाई की जाती है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी होती है, पुलिस लापरवाही बरतती है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ऐसी ही घटना कुछ यहाँ पर भी बलिया के जो रतन सिंह मामले में निकल कर आई है। भले ही पुलिस जाँच में बता रही हो कि जमीन का विवाद था, आपसी विवाद था, लेकिन पेशे से तो पत्रकार था, पत्रकार की ही हत्या हुई है, भले उसकी वजह पीछे कुछ और भी रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पत्रकारों, ये ऐसा नहीं कि वो लोग जानते नहीं होंगे कि ये पत्रकार है और किसी न्यूज से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पे अगर बात करें कि इस तरीके से घटनाएं अगर उनको जानने के बाद भी अगर हो जा रही, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनके अंदर डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि पत्रकारों पर भी हमले लगातार होते रहे हैं, अब ये हत्याएं होने लगी हैं। साफ तौर में ऐसे में पुलिस अपने काम से बच नहीं सकती। पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, आम आदमी को भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है और पत्रकारों को भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की ही है। ऐसे में पुलिस बच नहीं सकती है, अपनी बातों से भाग नहीं सकती है, क्योंकि हत्या पत्रकार की हुई है, भले ही उसके पीछे वजह जमीन का विवाद है, कोई भी विवाद हो। ऐसे में अगर पुलिस को जानकारी होती तो पुलिस क्यों नहीं ऐसे मामलों में दखल देती है, क्यों सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई जाती है? अगर ऐसे में जब घटना होती है तब जाके उसके पीछे की वजह को तलाशा जाता है कि उसके पीछे वजह क्या थी। भले ही विवाद जमीन का रहा हो, लेकिन हत्या तो पत्रकार की हुई है, इस सवाल से नहीं बच सकते हैं ना पुलिस वाले लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पत्रकार की हत्या हो जा रही है, होगा प्रशासन को, जब तक ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं हो जाती, जाहिर बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल हैं वो बरकरार रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। संत कबीर नगर की वखीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उप महानिरीक्षक के पास पहुंची और उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कस सके, लेकिन कानून है कि अपने कान में तेल डाल चुका है। इस बेटी की आवाज को अनसुना किया गया है। अब पीड़िता का आरोप यह है कि लगभग 1 महीने पहले गांव के ही 3 युवकों ने जबरन उसको रास्ते से खींचकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसको जान माल की धमकी भी दी गई। पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में हिला हवाली की और शिकायत के बाद भी उसका मेडिकल 1 हफ्ते के बाद करवाया। इसके बाद जब एफआईआर की बारी आई तो पुलिस ने 10 दिन के बाद पीड़िता की शिकायत पर तीनों दरिंदों के खिलाफ रेप की धाराओं में बखीरा थाने में एक मुकदमा दर्ज किया। हालांकि पीड़िता बार बार अपनी अस्मत और आबरू लूटने और दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने की गुहार लगाती रही, लेकिन खाकी है कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और आज 1 महीना इस पूरे घटनाक्रम को बीतने को है। पीड़िता और उसकी मां की आंखों के आंसू ये बताते हैं कि उनके साथ किए गए अत्याचार के बाद कानून ने भी उनके साथ सिर्फ मजाक किया है और सिर्फ कागजी घोड़े दिखाकर उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया है। तो 1 महीने से ये पीड़िता गुहार लगा रही है। सवाल यह है कि इसको इंसाफ कब मिलेगा और इंसाफ के इंतजार में ये लगातार भटक रही है। 3 युवकों पर रेप का मुकदमा इसकी तरफ से दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से रेपिस्ट दूर हैं। पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी पीड़िता की तरफ से लगे हैं। उप महानिरीक्षक के पास ये पीड़िता पहुंची और उसके बाद गुहार न्याय की लगाई गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने संवेदनशील मामले में भी जो संवेदनहीनता है वो क्यों नजर आती है।
का दरोगा बोल रहा है कि ये फर्जी मुकदमा है और अगर बार बार आएगी तो तुझे बजा देंगे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ हैं। क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ हम जा रहे थे 16 जुलाई को अपनी अम्मी की दवा लेने, फिर उसके बाद उसने बुलाया कि बेटा इधर आप, हम गए। फिर उसके बाद थोड़ा सामान है मेरे घर पे रख देना, जब गए उसके चलो आगे, तो हम आगे गए। फिर उसके बाद एक छोटी सी ऑफिस, उसी में हमें धक्का देकर, और वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, एक गफिल और एक फुजेल, दोनों नबी मोहम्मद और फुजेल अंदर थे। वो लोग मेरे साथ बलात्कार किए और मैं चिल्ला रही थी कि छोड़ दो मुझे बाबा, वो लोग नहीं छोड़े। फिर इसके बाद गफिल बोल रहा कि अगर ज़्यादा चिल्लाएगी तो तेरा वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे। मेरे सामने आया था और पीड़ित महिला भी आई थी। मैंने इस संबंध में जो है संबंधित थाने से बात करके और उस मुकदमे में गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि गुणदोष के आधार पर शीघ्र इस विवेचना में जो है कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण करें। और बातचीत करेंगे सतीश हमारे सहयोगी, अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, एक बार बताएं पूरा मामला क्या है और उसमें कार्रवाई अब क्या की जा रही है, क्योंकि उप निरीक्षक के साथ जो गुहार लगाई गई उसके बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई तो अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। कल डीआईजी के पास पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ आई थी इंसाफ मांगने के लिए, और जैसे ही डीआईजी से मिलकर वो बाहर आती है और अपने घर पहुंची रही होगी कि 30 मिनट बीता था डीआईजी से मिलने के बाद, उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि इस पूरे केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, यानी कि पुलिस ने केस को खत्म कर दिया है। और जो पीड़िता के आरोप थे उसके साथ गैंग रेप करने के, वो सारे आरोपों में पुलिस का कहना है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं। पीड़िता चीख चीख कर कह रही कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है, उसने कोर्ट में बाकायदा इसका बयान भी दिया है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं वो आरोपी मौके पर मौजूद ही नहीं थे, पुलिस के पास इसका पुख्ता सबूत है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ घटना हुई है तो वो सही बताएगी, वो अपनी अस्मत का सौदा या अपनी अस्मत को समाज में बदनाम नहीं करेगी। तो इस तरह का यहाँ मामला सामने आया है। लेकिन सतीश, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब पीड़िता पहली बार गई अपनी एफआईआर को लिखवाने के लिए या फिर इंसाफ के लिए कि हमारी जो एफआईआर है उसको दर्ज करें, उस समय भी पीड़िता का जो मेडिकल होना चाहिए वो नहीं हुआ। 10 दिन के बाद मेडिकल होता है। क्या इस विषय पर कुछ खुलकर बता पाई है पुलिस की भाई ये लापरवाही क्यों की गई? बिल्कुल, स्थानीय थाने स्तर पर जरूर लापरवाही हुई है, क्योंकि जब पीड़िता के साथ घटना होने के बाद जब वो थाने पे पहुंची अपनी शिकायत लेकर, तो थानेदार ने शुरू में ही इसकी एफआईआर लिखने के बजाय इसको थाने से वापस कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई, वहां से भी इस पूरे मामले पे कोई आदेश नहीं हुआ। तो लेकिन पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद अगस्त के महीने में माफ करिएगा जुलाई के महीने में इस मामले में बखरा थाने में संत कबीरनगर जिले के बखरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में शुरू से हिला हवाली की। जब इस पीड़िता का मेडिकल कराना था तो 1 हफ्ते के बाद मेडिकल कराया गया। पीड़िता की शिकायत पर जब एफआईआर दर्ज करनी थी तो 10 दिन लेट किया गया, 10 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। तो शुरू से ही पुलिस ने हिला हवाली की, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया और अंत में वही हुआ, फाइनल रिपोर्ट लगा के केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन सतीश, ये बताएं कि पुलिस ने किस आधार पर यह कहा कि ये जो मामला है दरअसल कुछ बनता ही नहीं है, इसमें पीड़िता झूठ बोल रही है। अब पुलिस के पास भी कोई आधार होगा, पुलिस की तरफ से कैसे ये बात कही गई, तो कैसे फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, इस विषय को भी बताएं विस्तार से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बखरा थाने के थानाध्यक्ष हैं उनसे बात की है, और उनका ये कहना है कि जो पीड़िता ने जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं वो 4 लोग मौके पे मौजूद नहीं पाए गए हैं, उनकी अलग अलग लोकेशन मिली है। कोई किसी की गाड़ी टोल प्लाजा पे देखी गई है, तो कोई कहीं बाजार में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। तो जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या टोल प्लाजा पे किसी आरोपी की गाड़ी देखी जाती है तो क्या मान लिया जाए कि आरोपी गाड़ी में मौजूद है, क्या गाड़ी टोल पे होना तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो मौके पर मौजूद नहीं था, घटना को अंजाम नहीं दिया है? तो इस पे कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, उसमें एक आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में कहीं मार्केट में देखा गया है, तो उसको माना जा सकता है कि हाँ, सीसीटीवी फुटेज में अगर वो कहीं और मौजूद है और उसका घटना में नाम लिया जा रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो।
तो इसी आधार पे सिर्फ एक व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज में कहीं और दिखने के बाद पुलिस ने मान लिया है कि उसमें और जो व्यक्ति हैं वो भी निर्दोष हैं और इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने फर्जी करार दे दिया और पीड़िता के जो भी बयान थे, पीड़िता के जो भी आरोप थे, उसको पुलिस ने कहीं भी सुना नहीं और उसकी बातों को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया और फाइनल रिपोर्ट लगा के इसमें तैयारी कर ली गई है कि कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा के भेज दी जाएगी और जो पूरा केस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन सतीश एक चीज और बताएं, क्योंकि पीड़िता जिस तरीके से जिन बातों को कह रही थी वो बातें भी हम लोगों ने सुनी है। अब आगे ऐसे में पीड़िता या इस पूरे परिजन या इनके पक्ष की तरफ से आगे क्या अब इस पर स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी आपने बातचीत की होगी, क्योंकि कल मुलाकात पुलिस उप महानिरीक्षक से करते हैं, आज ही उनके पास ये मैसेज आ जाता है कि फाइनल रिपोर्ट हम लगा रहे हैं, इसमें कोई उनके पास तथ्य या सबूत नहीं मिले। ऐसे में अब आगे क्या रह जाता है पीड़िता के पास, इस विषय को भी अपडेट करें। देखिए, कल जब डीआईजी से पीड़िता मिली है, उसके परिवार के लोग मिले हैं, तो आधी घंटे के बाद ये मैसेज आया कि इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। और आज जब हमने बात की है पीड़िता के भाई से, तो उसका ये कहना है कि अब ये इस पूरे मामले में जब पुलिस से उनको जरा से भी मदद मिलनी ही नहीं है और जो आरोपी है उन्हीं की मदद पुलिस कर रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो इस पूरे मामले को लेके अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि इस पूरे जो केस डायरी तैयार की गई है पुलिस की तरफ से, उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और वहां से इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की उनके स्तर से मांग की जाएगी। चलिए सतीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो हालांकि रेप पीड़िता को इंसाफ का इंतजार आज भी है और ये इंसाफ मिलेगा कब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को 1 महीने का जो वक्त है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी आप देखिए जो हाथ हैं वो पीड़िता के खाली ही नजर आ रहे हैं। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल विधायक मंजू सिवाच के पति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। आपको यह भी बता दें कि आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149 और 120 बी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर देवेंद्र सिवाच के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। मोदी नगर के अध्यक्ष नाम के युवक की हत्या हुई, जिसमें विधायक पति पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अब इस धाराओं के तहत जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, वो दर्ज की गई है और देवेंद्र सिवाच के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। ये अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि बीजेपी के नेता के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं और पुलिस ने बीजेपी विधायक पति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कई गंभीर और संगीन धाराओं के तहत इन मामले को दर्ज किया गया है। विधायक मंजू सिवाच के पति के खिलाफ नामजद एफआईआर हैं। आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149 और 120 बी। तो गाजियाबाद मोदी नगर में युवक की हत्या के मामले में ये आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक पति के खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है और इसमें गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें आप देखिए कि 148 से 149, 120 बी के तहत जो मामला है वो दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149 और 120 बी, ये गंभीर धाराएं हैं जो कि विधायक पति के खिलाफ लगाई गई हैं और ऐसे में अब इसको लेकर के जो राजनीति है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि विधायक बीजेपी के हैं और उनके पति के खिलाफ इस तरीके के संगीन धाराओं में मामले दर्ज होने पर अब इसको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी राजनीति कर रही हैं और हमलावर नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर के संगीन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर देवेंद्र सिवाच के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। मोदी नगर में अध्यक्ष नाम के युवक की हत्या के मामले में इनका नाम सामने आया है और उसके बाद यह एफआईआर नामजद दर्ज की गई है विधायक पति के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा मामला है जिस तरीके से ये नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जतिन, बहुत जल्दी से अपडेट करें, क्योंकि नाम विधायक पति का सामने आने के बाद जाहिर बात है कि जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जतिन, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे ही इसमें मोदी नगर की देखिए मामला मोदी नगर इलाके का है, जहां पर बीती रात अक्षय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक नहीं कई गोलियां मारी गई थी।
और उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन भी किया और थाने के बाहर हाईवे को जाम करने की कोशिश की। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने तहरीर दी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो मोदी नगर की बीजेपी की विधायक है मंजू शिवाच, उनके पति का भी नाम है। हालांकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ तो डॉक्टर मंजू शिवाच से भी बात की। उनका ये कहना है कि ये राजनीति के तहत उनके पति का नाम इसमें मेंशन किया गया है। हालांकि वो ये कह रही हैं कि कानून पर उनको पूरा भरोसा है और जो भी पुलिस जांच करेगी उसका जो नतीजा सामने आएगा वो उसके साथ होंगी। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से विधायक के पति का नाम इस मामले में सामने आया है तो राजनीति निश्चित तौर पर गरमाएगी। स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं इस विषय में अब बन रही हैं, सोशल मीडिया पर भी तमाम बिल्कुल। और आने वाले समय में जतिन जो राजनीति है वो और चरम पर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बसपा प्रमुख मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग, अलग अलग जातियों के नेताओं की नियुक्ति, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति, अखिलेश, मायावती और प्रियंका के निशाने पर योगी सरकार, पत्रकार की हत्या और गोलीकांड पर मांगा जवाब। रायबरेली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार, समर्थकों के साथ बलिया के लिए निकले थे लल्लू, गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम। बलिया में पत्रकार हत्याकांड में मीडिया कर्मियों का धरना, पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग, पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा शव। प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता की चिट्ठी वायरल, एसडीएम वीके प्रसाद को लालगंज से हटाने की मांग, मंडलायुक्त से की शिकायत, डीएम सीएमओ समेत कई अफसरों के खिलाफ कर चुके हैं शिकायत। खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, कहा एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम योगी ने यूपी के किसानों को दी बड़ी सौगात, 5-5 हजार टन के 37 खाद्यान्न भंडार केंद्र का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। सीएम ने खाद की कालाबाजारी पर जल्द से जल्द रोक लगाने के निर्देश दिए।
साथ ही साथ उन्होंने किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत एनएसए की कार्रवाई करने में विलंब न हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान को उसकी जरूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त हो। वाराणसी में डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के थे प्रस्तावक। डोम राजा जगदीश के जांघ में कई महीनों से था घाव। सिगरा स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। डोम राजा के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। डोम राजा आध्यात्म के लिहाज से अहम है। महंत अवैधनाथ ने डोम राजा के घर खाना खाया। छुआछूत खत्म करने के लिए साधुओं ने किया पूजन। संजीत हत्याकांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिवार को पुलिस ने उठाया। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में लिया। मां को घर में किया गया नजरबंद। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के फेफना गांव में 5 से 6 लोगों ने पत्रकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बलिया में पत्रकार हत्या मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पत्रकार के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद। सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। पत्रकारों की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या हो गई। 11 पत्रकारों पर खबर लिखने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर रवैया निंदनीय। यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसानों के दर्द को समझे मुख्यमंत्री योगी। कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी। प्रदेश में खाद को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। किसान खाद न मिलने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार द्वारा खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का गठन भी किया गया, जो कि लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके किसान को समय से खाद नहीं मिल पा रही। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का चल रहा फेसबुक पेज। कोरोना से इंस्पेक्टर की मौत के बाद परिजनों को दी 1 लाख की मदद। प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता का पत्र वायरल। एसडीएम वीके प्रसाद को लालगंज से हटाने की मांग। एसडीएम को हटाने के लिए मंडल आयुक्त से की शिकायत। प्रियंका गांधी ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां पर आए दिन हत्या और जुर्म के शिकार हो रहे हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की बदहाली का हाल यह है कि बात बात पर रासुका, देशद्रोह और अन्य अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल के बावजूद भी यहां पर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। नीट जेईई की परीक्षा को लेकर मायावती ने कहा कि अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो जो संस्थान परीक्षाएं करवा रहे हैं उन्हें सभी तरह की तैयारियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कोरोना संकट के बीच सभी सावधानी बरतनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह का पुलिस पर वार। कहा, योगी सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस अधिकारी बाबा के दबाव में गुनाह कर रहे फर्जीवाड़े का जवाब देना मुश्किल होगा।
लखनऊ में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दे दी, जहां पर देर रात जानकी पूनम थाना क्षेत्र के सहारा स्ट्रीट में बदमाशों को गाड़ी खड़ी कर दारू पीने से मना करने पर फायरिंग की गई। लखनऊ के थाना निगोहा के मस्तीपुर में हुए हादसे मामले में मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। गोंडा से फैजाबाद मार्ग पर हादसा, गोंडा रोडवेज बस से कार की हुई टक्कर, कार सवार बैंक कर्मी पत्नी की मौत। मृतक माधवपुर प्रथम यूपी बैंक में कार्यरत थे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में युवती ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। मामला शालीमार गार्डन इलाके का है। पुलिस के अनुसार युवती एक अस्पताल में नौकरी करती थी। बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र में भीषण हादसा, पिकअप और ट्रक में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। चंदौली पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनती नजर आ रही है। पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल एक शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। बागपत के रमाला के आसारा बुढ़पुर मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू घायल, दूसरा बदमाश गुड्डू खेतों के रास्ते भाग निकला। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के मनगढ़ पुलिया के पास पुलिस ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत युवक को बरामद किया। लखनऊ के निगोहा थाना के मस्तीपुर में उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया। उपद्रवियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। आजमगढ़ के नवादा बाजार में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद बीटीसी की गोली मारकर हत्या से गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। लखनऊ के बंधरा थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला युवक का शव, कल युवती का शव मिला था। लखनऊ के निगोहा थाना के भटपुरा गांव में नाले में मिला किसान का शव, चंडीखेड़ा गांव निवासी प्रेमचंद के रूप में हुई शिनाख्त। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के किट्ठल गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिल रही है कि उसके सिर में गोली लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हत्यारोपी भाग निकले। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, अक्षय नाम के युवक को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई, जिसके बाद अक्षय को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में अक्षय की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। चिन्हट थाना के मटियारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चक्कर में 2 छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के लोनी ट्रेनिका सिटी इलाके में सोहित नाम का युवक अपने काम से वापस लौट रहा था और इसी दौरान 2 युवक बाइक पर आए और सोहित से नाम और एड्रेस पूछा। जैसे ही सोहित ने नाम और एड्रेस बताया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने सोहित को गोली मार दी। कानपुर पुलिस लाइन में रात करीब 9 बजे के करीब एक बैरक की छत गिर गई। इसमें 3 सिपाही दब गए। में एक पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
वाराणसी में बीएचयू में मरीज के शव मिलने के बाद परिजनों ने कोविड अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप। अस्पताल से लापता होने के बाद सीवर में मिला था शव। गाजियाबाद में महिला ने एसएसपी ऑफिस के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। हरदोई के थाना मझिला टुमुरकी मजार में तहसील शाहबाद में घात लगाए बैठे शख्स ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। सीतापुर के तंबौर ब्लॉक में तैनात एनएचएम के ब्लॉक लेखा प्रबंधक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उसको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। लेखा प्रबंधक की इस हरकत से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसके भाई ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के थाना पिजवाई के पेट्रोल पंप पर एक शख्स को चोर समझकर दर्जन भर लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना के परशुरामपुर इलाके में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता देखने को मिली। डिलीवरी के लिए पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने भगाया। अस्पताल गेट पर घंटों तड़पती रही प्रसूता। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी के पास क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने जुआरियों के अड्डे का पर्दाफाश किया। 14 जुआरियों को पकड़ा गया। साथ ही साथ पुलिस ने 6,84,000 कैश और एक गाड़ी बरामद। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके गोंडा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम अचल आचार्य न्याय न मिलने पर तहसील में आमरण अनशन पर बैठने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में डीएम ने जमीन पर बैठक कर फरियादी की फरियाद सुनी। वहीं दूसरी ओर रात में अकेले महिला को देख कमिश्नर ने गाड़ी रोकी और महिला का हाल जाना। डीएम के दफ्तर के बाहर एक पुरुष अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। डीएम ने पहले तो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की। जब परिवार उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गया तो डीएम खुद अपने दफ्तर से बाहर निकल आए और सड़क पर ही बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। महाराजगंज में पुरंदरपुर थाना के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के पास गांव पंचायत कोलुआ शिव मंदिर में एक फ्रांसीसी परिवार 21 मार्च से लॉकडाउन में फंसा हुआ है। फ्रांसीसी परिवार टूरिस्ट वीजा पर बीते 1 मार्च को पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर होते हुए भारत आया था और नेपाल जाते वक्त लॉकडाउन में भारत नेपाल सीमा सील होने की वजह से यहीं पर रह गया। अब फ्रांसीसी परिवार की इच्छा उत्तराखंड भ्रमण की है, जिसको लेकर परिवार ने डीएम से मुलाकात कर उत्तराखंड भ्रमण की अनुमति मांगी। डीएम ने उनके आवेदन को उच्चाधिकारियों को भेज दिया। डीएम ने फ्रांसीसी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर उनके भारत के अनुभव के बारे में पूछा। कौशाम्बी जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जमीन की रजिस्ट्री कराने आए एक व्यक्ति के साथ महिला ने मारपीट की। हंगामा किया गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पहुंचने का फरमान दिया। कानपुर के बाबूपुरवा थाने में तैनात सिपाही का खुलेआम गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही भरी भीड़ में गाली दे रहा है। कानपुर में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। गालीबाज सिपाही पर हुआ एक्शन। खुलेआम गाली देने वाला सिपाही हुआ लाइन हाजिर। लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोगों के साथ की बात, जिसके बाद नगर आयुक्त की सफाई देने का वीडियो हुआ वायरल। अजय द्विवेदी ने कहा कि कभी कभी उतारना पड़ता है मास्क।
लखनऊ में रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई। जीडी स्वास्थ्य ने लखनऊ सीएमओ पर कसा शिकंजा। सीएमओ को तलब कर मांगा गया जवाब। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। आगरा में नदी में मौत की छलांग, बच्चे लगा रहे मौत की छलांग। नदी में तेज बहाव का नहीं कोई खौफ। यमुना नदी के घाट पर बच्चे कर रहे स्टंट, छलांग लगाते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहाबाद के यमुना नदी जनेश्वर घाट का मामला। रामपुर में एक्शन में नगर पालिका टीम। आरटीओ ऑफिस के बाहर पालिका टीम की कार्रवाई। अवैध रूप से दलाली करने वालों पर शिकंजा। इससे पहले डीएम ने मारा था छापा। और नाव में शोपीस बनकर रह गई एलईडी लाइट्स। परिषद ने मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी पर डाली। 4 लेन में बने साइकिल ट्रैक पर लगी थी एलईडी। पीडब्ल्यूडी ने पालिका गंगा घाट की जिम्मेदारी तय की। देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हादसा। मेडिकल कॉलेज की छत से गिरा सरिया। हादसे में एक मजदूर की मौत। परिजनों का आरोप सेफ्टी की नहीं थी व्यवस्था। जालौन में सिपाही पर रेप का लगा आरोप। नदीगांव थाने में तैनात है आरोपी सिपाही। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने का आरोप। प्रवर्त ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक देवेंद्र पाठक अब मुश्किलों में फंस गए हैं। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर आईपीसी की धारा 376 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में आग का गोला बनी कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। आगरा में घर के बाहर लगी बाइक में आग लग गई। 2 पक्षों में हुई थी कहासुनी। दूसरे पक्ष पर आग लगाने का आरोप। थाना ताजगंज के पूर्वी गेट के पास का पूरा मामला। कुशीनगर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के टर्मिनल का भूमि पूजन। 26 करोड़ की लागत से बन रही है टर्मिनल बिल्डिंग। 4800 वर्ग मीटर एरिया में निर्मित होगी टर्मिनल बिल्डिंग। जर्मन फैब्रिक मटेरियल से 100 दिन में तैयार होगा टर्मिनल। यूपी में 17 जनपदों के 1166 गांव बाढ़ प्रभावित। 616 गांव पानी में डूबे। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट। सीएम के कड़े निर्देश। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद की प्राथमिकता दे प्रशासन। मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा में उफान की वजह से गांव और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को डर सता रहा है। बिजनौर के थाना किरतपुर के भरेकी इलाके में एक महिला 3 बच्चों सहित नहर में कूद गई। गोताखोरों ने बच्चों को निकाला बाहर। आम आदमी पार्टी के बाद सपा ने उत्तराखंड में कसी कमर। डॉक्टर सत्यनारायण को दी गई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 2022 विधानसभा चुनाव की सपा में तैयारी की तेज। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सियासत तेज। बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर करेगी प्रदर्शन। निष्कासन के बाद बीजेपी में चैंपियन की हुई है वापसी।
देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू। इंडिगो की हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन भरेगी उड़ान। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सेवा रहेगी जारी। चमोली में बादल फटने से मची तबाही। पोखरी के ताली कंसारी में फटा बादल फटने से पंचायती घरों को नुकसान। एक मजदूर की मौत, 3 लोग घायल। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ पागल नाला मार्ग बाधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के काजलपुरा इलाके में कल शाम एक इमारत ढहने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में पीएम ने कहा कि मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। सभी की हर संभव सहायता की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। अमूमन मतदान केंद्र में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बूथों पर निर्वाचन कार्य के लिए नहीं की जाती, लेकिन इस बार मतदान केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की भी तैनाती करने का फैसला लिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने बसेस के परिचालन को लेकर एक अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने 25 अगस्त से सूबे में बसेस के परिचालन की अनुमति दे दी है। नीलम झेलम नदी पर चीनी फर्म्स द्वारा बनाए जाने वाले मेगा बांधों का विरोध करने के लिए सोमवार रात पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मशाल रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ कमेटी के प्रदर्शनकारियों ने नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो ऐसे नारे लगाए। बता दें आपको कि रैली में शहर और पीओके के अन्य हिस्सों में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर 2020 तक की जाएगी। फिलहाल केवल उन तीर्थ यात्रियों को ही दर्शन करने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था। 5 महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को शायद सितंबर में खोला जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अनलॉक 4.0 में कई व्यवसाय और गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा है जिन पर बैन था। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 60,900 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। यूपी में तेजी के साथ बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 4,677 नए मामले रिपोर्ट हुए। मरीजों की संख्या 1,95,000 के पार। राजधानी में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मचा हड़कंप। उत्तराखंड में भी जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 400 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 15,000 के पार। अब तक 260 मौत। आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच बनाया है।